हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे। वेलकम टू फोरम आईएएस। दोस्तों, मॉडर्न इंडिया के सेशन में फिलहाल हम आपके साथ क्लास 12 की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो तक हमने चैप्टर 3 डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो से हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम चैप्टर 4 का जो हेडिंग है उसे देख लेते हैं। देखिए, हेडिंग है इसका द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरी तरह से कब्जा कर लिया, उस पर डिस्कस किया गया इस चैप्टर में। और कौन कौन से पार्ट हैं, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर ड्यूरिंग कितना है 1756 से लेकर 1818 तक। इसमें सबसे पहले डिस्कस किया गया है द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल। बंगाल पर कैसे ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया उसे देखेंगे हम। देखिए, याद कीजिए, जब हमने आपके साथ बैटल ऑफ प्लासी डिस्कस किया था बंगाल के टाइम में, तो हमने कहा था कि जब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने डिफीट कर दिया, वहाँ का जो पर्टिकुलर नवाब था उस समय का, उसे डिफीट करने के बाद पूरा का पूरा जो बंगाल था एक तरह से उनके हाथ में ही आ गया। अब जो भी रूलर वहाँ बने, जो नवाब बने, वो सिर्फ और सिर्फ उनके पॉपेट रह गए थे। बाकी पर्टिकुलर उनके पास कोई अलग से अधिकार वगैरह, पावर वगैरह नहीं रह गए थे। तो ऐसे में हम देखेंगे कि कैसे जो हमारा 1757 का बैटल ऑफ प्लासी है कैसे होता है, कौन कौन से इसके रीजन थे, क्यों हुए, आखिर क्यों नवाब हार गया। सोचिए, अंग्रेज तो उस समय तक ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे वहाँ पर, फिर भी क्यों हार गया नवाब, उन सब बातों को इस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर बंगाल में ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें कैसे लगा कि अब वो यहाँ पे उन्हें नवाब को हरा सकते हैं। याद कीजिए, हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया, जो साउथ इंडिया में हमने देखा था कि फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स का जो रिवेलरी थी, जो भी प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, उसमें जो कर्नाटिक स्टेट था वहाँ पर इन लोगों ने ये देख लिया था कि जो छोटे मोटे रूलर जितने भी साउथ इंडिया के थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे जितना कि बाहर से दिखते थे। ऐसे में जो मुगल एम्पायर का जो भय था, इनके अंदर जो डर था ब्रिटिशर्स के अंदर, वो खत्म हो गया था। तो एक तरह से समझिए कि साउथ इंडिया में जो था एक रिहर्सल हो चुका था कि जहाँ पे भी किसी भी इंडियन रूलर को हराया जा सकता था। इसी कंटेक्स्ट में हम देख रहे हैं जो सारी गलतियाँ ब्रिटिशर्स ने साउथ इंडिया में की और जो चीज़ें वहाँ से सीखी, उन सारी चीज़ों को ये लोग नॉर्थ इंडिया में अप्लाई करने की कोशिश करें। और अप्लाई स्टार्ट हुआ बंगाल से ही। सबसे बड़ी बात, आखिर बंगाल से ही क्यों हुआ बताइए। देखिए, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारा ये वाला एरिया था, यहाँ पर अभी भी क्या थे, मराठा बहुत स्ट्रांग थे। ऐसे में जो हमारा ईस्टर्न एरिया था, मुर्शिद कुली खां वाला बंगाल वाला एरिया, यहाँ पर उतने स्ट्रांग नहीं लग रहे थे जिन्हें लग रहा था अंग्रेजों को कि सबसे पहले यहाँ पे हराया जा सकता। दूसरा रीजन जो इनका ये था कि जो बंगाल था उस समय का सबसे रिच एरिया माना जाता था। रिच होने के पीछे कारण समझिए, एक तो ये पोर्ट सिटी था जहाँ से आसानी से ट्रेड हो रहा था, साथ ही साथ जो अर्लियर जो इनके एक्सपीरियंस थे ब्रिटिशर्स के, जितने भी वहाँ पे उन्होंने हमने डिस्कस किया था कि फोर्ट विलियम इनकी फैक्ट्री खुल गई थी वहाँ पर, और जो ट्रेड वगैरह हो रहे थे इन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। तो ऐसे में जो बंगाल है ये इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लगा कि यहाँ पर आसानी से विन किया जा सकता है, और वो विन कर भी लेते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से प्रॉब्लम होती है। 1717 में फर्रुखसियर जब रूल कर रहा था मुगल एम्पायर का, तो इसने एक चार्टर, एक फरमान जारी कर दिया ब्रिटिशर्स को कि अब वो बंगाल में कहीं पे भी जाएं, जहाँ चाहें वहाँ ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पर अपने पासेज जारी कर सकते हैं, जो उस समय का दस्तक कहा जाता था वो जारी कर सकते हैं। दस्तक जस्ट लाइक समझिए कि एक पास है, उसे दिखाकर आप एरिया में कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे में जो इनका ये फरमान था मुगल एम्पायर वाला, इन्हें तो लग रहा था कि पूरा का पूरा हमारा ही है। अभी भी मुगल जो फर्रुखसियर था, इसके टाइम तक तो ये लग रहा है पूरा एरिया इसी का है, बट यही वो समय है जब मुर्शिद कुली खान ने 1717 में अलग बंगाल स्टेट की स्थापना कर ली थी, एस्टेब्लिशमेंट कर लिया था। ऐसे में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना नॉर्मल बात थी। हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि एक तरफ जहाँ ब्रिटिशर्स को लग रहा है कि जो रूलर है वो तो दिल्ली में बैठा हुआ है, जो मुर्शिद कुली खान वगैरह हैं वो उसके सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर हैं, तो ऐसे में हम इनकी बातों को क्यों फॉलो करें। और जो मुर्शिद कुली खां हैं उसे लग रहा है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उसके अंडर में है, उसके एरिया में है, तो इन्हें जो है हमारा रूल फॉलो करना पड़ेगा, ना कि मुगल एम्पायर का। ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट होना था और कॉन्फ्लिक्ट होता भी है। देखिए कैसे। देखिए, यही जो फरमान है ये कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण बना। कारण क्या था, ब्रिटिशर्स जो कर रहे थे, जो इंटरप्रिटेशन था इनका फरमान का, इनके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा बंगाल इनका हो गया था ट्रेड करने के लिए। दूसरी तरफ मुर्शिद कुली खां के अंदर लग रहा है कि जितने भी जो शुल्क वगैरह हैं, जो ट्रेड टैक्स वगैरह हैं, वो देना पड़ेगा इन्हें, बट ऐसा ये नहीं कर रहे थे। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। देखिए, प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते 1756 में जब सिराजुद्दौला जो सक्सेसर था अलवर्दी खां का,
इसके टाइम में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसे लगता है कि जो भी रूल फॉलो कर रहे थे आप अलवर्दी खां के खिलाफ टाइम में या मुर्शीद कुली खां के टाइम में, वही सारे रूल जो हैं अंग्रेज़ों को फॉलो करने पड़ेंगे। बट दूसरी तरफ अंग्रेज़ों का भी ये लगने लगा था कि अलवर्दी खां के टाइम में, मुर्शीद कुली खां के टाइम में तो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जो सिराजुद्दौला है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए इन्होंने इसकी बातों को मानने से इनकार कर दिया, साथ ही साथ इसकी बातों को डिनाई करने लगे। अब कहे कि हम वो रूल फॉलो नहीं करेंगे, हमारे पास तो फरमान है, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसे में देखिए प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम ये हुई, जब तक जो हमारा सिराजुद्दौला था, इसे लग रहा था कि धीरे धीरे क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स आ जाएंगे यहाँ पर, और जैसे इन्होंने साउथ इंडिया में कब्जा कर लिया वैसे ही हमारे पार्ट को भी कब्जा कर लेंगे। तो प्रॉब्लम हुई कि ब्रिटिशर्स ने बिना इनकी परमिशन के, जो नवाब था वहाँ का, उसके बिना परमिशन के वहाँ के जो इनका किला था, जो कंपनी थी, उसे फोर्टिफाइड करना शुरू किया और किलेबंदी स्टार्ट की, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया। देखिए इनका जो ब्रिटिशर्स थे उनका कहना था कि हमें प्रॉब्लम आपसे नहीं है, जो हमारे फ्रेंच रिवेलरी हैं, जो उस समय तक हमने डिस्कस किया था चंद्रनगर में अपनी फैक्ट्री खोल चुके थे, तो हमें प्रॉब्लम उनसे है, ना कि हम आपके लिए किलेबंदी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो सिराजुद्दौला है, नवाब है, उसे लग रहा है कि फ्रेंच का नाम लेकर हमारे लिए अलग किला बना रहा है, कल को हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो सिराजुद्दौला था उसकी विजनरी थोड़ी अच्छी थी, वो दूरदर्शी था, थोड़ा दूर तक सोच पाता था। उसे ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया था कि फ्रेंच हों या ब्रिटिशर्स हों, या आपस में लड़ेंगे, बाद में हम पे ही कब्जा कर लेंगे, जैसा इन्होंने साउथ इंडिया में किया। सेम उसी चीज़ को समझते हुए इसने जो फोर्टिफिकेशन था उसे डिजॉल्व करने की, तोड़ने की ऑर्डर दिया। देखिए फ्रेंच जो लोग थे वो लोग तो उस टाइम उतना स्ट्रांग नहीं थे, उन्होंने क्या किया कि अपने जो किले थे, कंपनी थी, उसकी दीवारें वगैरह तोड़ दी। बट ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने पूरी तरह से डिनाई कर दिया। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना, फेस टू फेस होना नॉर्मल बात थी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें लगा था कि शायद सिराजुद्दौला उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय सिराजुद्दौला ने जो उनकी कोलकाता में जो फैक्ट्री थी फोर्ट विलियम, वहाँ पर जाकर कब्जा कर लिया और अंग्रेज़ों को वहाँ से भगा दिया। देखिए यहाँ पे सिराजुद्दौला को लगा कि अंग्रेज यहाँ से भाग गए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। आगे क्या हुआ देखिए, जो पर्टिकुलर ये साउथ में जो सी वाला एरिया है, यहाँ पर वो जाकर छिप गए और वेट करने लगे हेल्प की। जैसे ही उन्हें हेल्प मिला फिर वापस आते हैं, हम देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में कैसे बंगाल पर फिर से कब्जा कर लेगा और बैटल ऑफ प्लासी हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए साथ ही साथ देखिए इस समय में जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें ये समझ में आ गया था कि सिराजुद्दौला को पद से हटाना बहुत ज़रूरी है और इसकी जगह पे अपने किसी पपेट को बैठाना पड़ेगा। और पपेट इन्हें मिल भी गया। जो सिराजुद्दौला का जो मिनिस्टर था मीर जफ़र, उसको इन लोगों ने डिसाइड किया कि इसे गद्दी पर बैठाया जाएगा और एक अपने अकॉर्डिंग काम कराया जाएगा, और इसके लिए कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर दी। कॉन्स्पिरेसी तो उस समय के लिए नॉर्मल बात थी। हम देखते हैं कैसे राजा को गद्दी से हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी इंटरनल चलते रहते थे, एक्सटर्नल तो दूर की बात है। तो इसी कॉन्स्पिरेसी के जो पार्ट थे मीर जफ़र के साथ अब ब्रिटिशर्स भी हो गए और उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब कैसे भी करके सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना है। और बैटल होता है। जब ये रियलाइज हो जाता है कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं अब सिराजुद्दौला के सामने ऑप्शन रख रहे हैं कि भाई आप हट जाइए अपने गद्दी से और मीर जाफ़र जो है आपकी गद्दी पर बैठेगा, ऐसे में समझिए डायरेक्ट चैलेंज करना हो गया। अब दोनों ही पार्टी को ये लगने लगा था कि बैटल जो होना है होना ही, बिना बैटल के क्या होगा, कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकल पाएगा। तो इसी कंडीशन में बैटल होती है, बैटल ऑफ प्लासी, जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन होता है बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में। तो हम बैटल ऑफ बक्सर बहुत बाद में हो रहा है और बैटल ऑफ बक्सर में हम देखेंगे 2-3 रूलर जो है मिलकर अंग्रेजों से लड़ेंगे। बट बैटल ऑफ प्लासी जो है यहाँ पर अकेले सिराजुद्दौला अंग्रेजों से लड़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल याद रखना है कि पहले जो लड़ाई हो रही है बैटल ऑफ प्लासी, वहाँ पर सिराजुद्दौला अकेले ही ब्रिटिशर से लड़ाई लड़ रहा है। तो देखिए क्या होता है, 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 20 माइल दूर में जाकर एक प्लासी जगह है, ग्राउंड है, वहाँ पर दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं और बैटल होता है। तो ये कहने को एक बैटल है, कहा जाता है, हिस्टोरियन ने जितने भी मेंशन किया इन लोगों ने कहा कहने को एक बैटल था, कोई बहुत बड़ा बैटल नहीं था। क्यों नहीं था इतना समझते देखिए जरा। जो ब्रिटिशर्स थे उनके सिर्फ 29 मेन, और जो नवाब था जो सिराजुद्दौला था उसके जो पर्सन थे सिर्फ 500 लोग मारे गए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं हुआ होगा, वॉर नहीं हुआ होगा। देखिए नवाब हारा क्यों, ये समझ लेना जरूरी है। हमने क्यों कहा कि कॉन्स्पिरेसी हो चुकी थी पहले ही से। जो नवाब का जो मिनिस्टर था मीर जफ़र और राय दुर्लभ, इनके अंडर में एक बहुत बड़ी आर्मी थी जो वहाँ लड़ने जाने वाली थी। और इन लोगों ने क्या किया कि आर्मी लेकर अपने मैदान तक पहुँचे ही नहीं। इन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था कि जब हम पहुँचेंगे नहीं तो आसानी से सिराजुद्दौला हार जाएगा। ठीक वह हुआ यही। जो
सोल्जर थे, मीर मदन और मोहनलाल के लीडरशिप में लड़ते रहे, बट पूरी तरह से डिफीट हो गए, हार गए। और कहा जाता है कि सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया गया, कैप्चर कर लिया गया, और जो मीर जफर का सन था मीरान ने उसे उसकी डेथ कर दी, हत्या कर दी। यहाँ पर आकर जो सिराजुद्दौला है उसकी जो कहानी होती है ख़त्म हो जाती है। अब बारी आती है मीर जफर की। मीर जफर जो पहले ही से प्लान था ब्रिटिशर्स का कि उसे अपने पपेट बनाया जाएगा, उसे रूलर बना दिया जाएगा। मीर जफर भी खुश हो जाता है कि भाई अब हम राजा बन गए हैं, नवाब तो हम हो गए, अब सिराजुद्दौला रहे नहीं, जो इसकी डिजायर थी वो फुलफिल हो चुकी थी। ऐसी कंडीशन में देखिए, जो उस समय का एक पोएट थे नवीन चंद्र सेन, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि किसने क्या कहा था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, मेंस वगैरह में भी आ जाते हैं, प्री में भी आ जाते हैं, तो इसलिए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने कहा कि नाइट ऑफ इटर्नल ग्लूम फॉर इंडिया। आप समझिए, आज की रात जो है पूरे देश के लिए एक काली रात हो गई, और पूरे देश पर क्या होगा, ब्रिटिशर्स का रूल हो जाएगा। जो पोएट वगैरह लोग होते थे, राइटर वगैरह होते थे, वो इंटेलेक्चुअल लेवल के होते थे, वो दूर तक की चीज़ें देख पाते थे, समझ पाते थे। उन्हें लग गया था कि ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, क्योंकि सबको पता होगा कि मीर जाफर उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना सिराजुद्दौला होगा, तो इसलिए इन्हें समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर देंगे। इसी कंटेक्स्ट में इन्होंने मेंशन किया नाइट ऑफ इंटरनल ग्लूम ऑफ इंडिया। ओके, आगे देखते हैं, चलिए। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि पपेट बनाया था इन्होंने, किसे, मीर जाफर को। जैसे मीर जाफर को उन्होंने गद्दी पर बैठाया और कहा कि भाई देखो, तुम्हारे चक्कर में, तुम्हें राजा बनाने के चक्कर में हमारे बहुत पैसे खर्च हुए हैं, अब बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं, तो जो भी कंपनसेशन होगा, जो पैसे खर्च हुए हैं, जो हमारी फैक्ट्री को नुकसान हुआ है, वो सारे पहले कंपनसेशन भरो। तुम्हें तुमने राजा बना दिया। देखिए क्या हुआ, जैसे ही मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, इन्होंने पर्टिकुलर पूरे बंगाल पर बिजनेस ट्रेड जो उनका था वो करने की पूरी फ्रीडम ले ली, और साथ ही साथ जो जो उनके सर्वेंट वगैरह थे, जो भी ट्रेड कर रहे थे, उनके लिए भी पूरा ट्रेड फ्री करवा दिया। अब किसी को कोई ट्रेड फी नहीं देना था। ऐसे में साथ ही साथ जो जमींदारी थी 24 परगना जिला की, वो जमींदारी भी इनसे ले ली। आप समझिए, एक तरह से क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पूरे एरिया पर कब्जा कर रहे हैं, उन्हें जमींदारी ले रहे हैं, साथ ही साथ पूरा का पूरा ट्रेड फ्री करवा लिया उन्होंने। तो एक तरह से समझिए, इनडायरेक्ट तौर पे आप मीर जाफर जो होगा नाम का होगा, बाकी पूरा का पूरा एंजॉय करेंगे ब्रिटिशर्स। आगे देखिए क्या होता है, कहा जाता है कि मीर जाफर ने कंपनसेशन के तौर पर ब्रिटिशर्स को 1,77,00,000 रुपीज उस समय दिए। आप यूज्यूम कीजिए कि उस समय ये रकम बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ा अमाउंट था। इतना बड़ा अमाउंट आज भी इतना बड़ा अमाउंट है। ऐसे कंडीशन में 1,77,00,000 रुपीज देना, पूरी की तरह समझिए जो ब्रिटिश लोगों ने नवाब का जो खजाना था उसे पूरी तरह से खाली कर दिया, एक तरह से लूट लिया उसे। अब नवाब के पास सिर्फ कहने के लिए नाम का नवाब है, ना उसके पास पैसा है, ना स्ट्रॉन्ग आर्मी है। अब जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे वही उसे मानना होगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर समझिए, ये तो रिकॉर्डेड है, साथ ही साथ जो गिफ्ट वगैरह दिए लोगों को, कंपनी के लोगों को जो ब्राइब्स वगैरह दिए, वो सारी बातें अलग ही, उसको ऐड किया ही नहीं गया। देखिए, उस समय का जो रॉबर्ट क्लाइव आ चुका था, जिसे हम लेटर ऑन बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें उससे जुड़ी हुई हैं। तो क्लाइव के विषय में कहा जाता है कि सिर्फ एक क्लौते क्लाइव को 2 मिलियन रुपीज़ जो है, मतलब 20 लाख रुपीज़ सिर्फ उसे ब्राइब के तौर पे इसने दिया था। तो समझिए कितने पैसे खर्च किए होंगे। आज भी आप देखते हैं चुनाव वगैरह जीतने के लिए नेता वगैरह बहुत पैसे खर्च करते हैं, सेम वही कंडीशन है। वहाँ पर सिर्फ उसके क्या चाहिए था, सीट चाहिए था, राजा की गद्दी चाहिए थी, नवाब की। इसके चक्कर में इसने पूरे का पूरा जो खजाना था उसे खाली कर दिया। और एक कैलकुलेशन के तौर पर क्लाइव ने कैलकुलेट किया कि लगभग 30 मिलियन, इमेज कीजिए, आज के लिए भी 30 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है, तो उस समय पूरा का पूरा 30 मिलियन इसने खर्च किया उस सिराजुद्दौला को हटाने के लिए और गद्दी पर बैठने के लिए। ऐसे में हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में जो मीर जफर होगा उसे ये समझ में आ जाएगा कि अंग्रेजों ने उसके साथ बहुत बड़ा चीट किया है, उसके साथ बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की है, उसे सिर्फ नाम मात्र का रखा है। बाद में यही क्या करेगा, अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ेगा, तो हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, यहीं से जो बैटल ऑफ प्लासी है, कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी ने ही पूरे इंडिया पर जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए एक दरवाजे खोल दिए। अब जो प्लेयर था, जब हम एक तरफ मराठा को देख रहे थे, मुगल तो ख़त्म ही हो चुके थे, ऐसे में अब ये लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं ये बंगाल के साथ साथ पूरे इंडिया पर कब्जा कर लेंगे और रूल करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे में ये समझ लेना जरूरी है कि बैटल ऑफ प्लासी जो था, एक तरह से समझिए बैटल ऑफ प्लासी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं था, पूरे के पूरे इंडिया के लिए था। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कैसे मीर जाफर वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ब्रिटिशर्स के लिए, या ब्रिटिशर्स कौन कौन से एरिया और एक्वायर करेंगे जो इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किया गया है, उसे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.